राजकिशोर राजन जी, कुंज बिहारी हैं, शिव नारायण हैं, लोग जुड़ रहे हैं। राजकिशोर राजन जी आप आ गए हैं स्क्रीन पर। जनशब्द से कोई साथी अगर हैं तो वो हमें बताएं। अच्छा, नमस्कार राजकिशोर राजन जी, आपको मैं नमस्कार करता हूं। जनशब्द पटना के इस मंच के सारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं जो यहाँ जुड़े हुए हैं और इस बातचीत में आज शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, जनशब्द का ये आयोजन और इसके अलावा जो भी आयोजन हो रहे हैं उन सब से मैं लगातार जुड़ भी रहा हूं और बहुत सारी बातें ऐसी हैं, कविताएं सुनी जा रही हैं, कुछ विचारपरक कार्यक्रम हो रहे हैं। एक ऐसा मंच है जो सभी साथियों को कुछ ना कुछ बातचीत करने का मौका देता है। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो विषय है साहित्य में किसान। और जब हम किसान की बात करते हैं तो एक व्यापक परिप्रेक्ष्य हमारे सामने उपस्थित होता है और हम देखते हैं कि किस तरह से किसान की अभिव्यक्ति साहित्य के विविध रूपों में हो रही है और किस तरह से वो अभिव्यक्ति पा रही है। साहित्य में किसान एक बहुत व्यापक विषय है और अगर बहुत सारी बातें हम समेटेंगे तो बातचीत लंबी होगी। इसलिए मैं अपनी बातचीत को 2-3 भागों में बांटकर करूंगा। पहली बातचीत मैं करूंगा कि जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारा समाज है जिसमें किसान हैं, वो किस तरह की व्यवस्था में आज के समय रह रहा है और इसके पहले किस तरह की व्यवस्था में वो था और उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं। थोड़ी सी बातचीत इसकी करेंगे। थोड़ी सी बातचीत मैं करूंगा कि 90 के बाद क्या ऐसे परिवर्तन हुए हैं देश और दुनिया में जिन्होंने किसान को प्रभावित किया है या प्रभावित कर रहे हैं। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात होगी वो ये होगी कि हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में, कथा में, यानी उपन्यास में, कहानी में और कविता में, इनमें किसान के जीवन संदर्भों को किस तरह से अभिव्यक्त किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बातचीत हमारी पूरी होगी। आप सभी जानते हैं कि हमारा समाज एक पशुचारण व्यवस्था से और कृषि व्यवस्था में तब्दील हुआ और जब हम जंगलों से, पहाड़ों से मैदान में पहुँचे और नदियों के किनारे आए तो हमने खेती की शुरुआत की और अपने देशज ज्ञान के माध्यम से हमने औजार बनाए, हमने जंगलों को साफ किया, हमने खेती को उर्वर बनाया और हमने बीजों को संरक्षित करना शुरू किया। और एक ऐसी व्यवस्था में हम आए जो कृषक संस्कृति कहलाई और उस पूरे आचार विचार ने और हमारी खेती और किसानी ने एक कृषक संस्कृति को जन्म दिया जिसमें हमारे आचार विचार और हमारी बहुत सारे रीत रिवाज, ये सारी चीज़ें शामिल हुई। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि एक हमने पूरी व्यवस्था में ढालना हमने शुरू किया। हम ये भी जानते हैं कि एक दिन ऐसा भी आया जब इस देश को सोने की चिड़िया कहा गया और जब सोने की चिड़िया कहा गया तो उसके पीछे इन्हीं किसानों की मेहनत का सदका था, किसानों की मेहनत थी जिन्होंने इस देश को लगातार
उपजाऊ बनाए रखा और अपनी ज़मीनों के, अपनी उपज के माध्यम से बहुत कुछ पैदा किया। हम देख रहे थे कि इसके साथ साथ हम अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी उन्नत कर रहे थे, गणराज्य कायम कर रहे थे, गण व्यवस्था कायम कर रहे थे, और ये सारी व्यवस्थाएं ग्रामीण व्यवस्था के अंतर्गत धीरे धीरे विकसित हो रही थी। हम देखते हैं कि मध्यकाल में आकर के कुछ बाहर के लोग आते हैं, एक दूसरी संस्कृति हमारे यहाँ आती है जो कुछ और हुनर लेके आती है और संस्कृति लेके आती है, भाषा लेके आती है, और कहीं ना कहीं हमारी भारतीय जो ग्रामीण संस्कृति थी उसमें कुछ तब्दीलियां शुरू करते हैं। वो खेती के पैटर्न शुरू जो हैं वो कुछ बदलते हैं, कुछ खेती को अलग अलग तरह से रैयत वाली, बंदोबस्ती और बहुत सारी व्यवस्थाओं को लेके आते हैं। एक जमींदारी और एक सामंती व्यवस्था में किसान पहुंचता है और किसान अपने साथ उस सामंती व्यवस्था में अपने को एडजस्ट करता है, अपने को शामिल करता है, और वो व्यवस्था एक लंबे समय तक चलती है। यही वो दौर था जब यहाँ मुस्लिम शासन आता है, मुग़ल शासक आते हैं, और कई मुग़लों ने, शासकों ने एक अलग तरह की ज़मीनी व्यवस्था कायम की, किसानों से अपने संबंध कायम किए, जमींदारों से किए, सामंतों से किए, और नई तरह की कर प्रणाली को लेकर के वो आए। मगर इन लोगों के साथ भारतीय किसान का एक रिश्ता बनता है, और बहुत सारे ऐसे कारीगर पैदा होते हैं जिसको डॉक्टर रामचंद्र शर्मा ने और इरफान हबीब ने और दूसरे इतिहासकारों ने उस उन्नत तकनीकों को, कारीगरों को और उस सलमती समाज को, मध्यकालीन को बहुत अच्छे से व्याख्यायित किया। उसमें विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। मगर एक और हम देखते हैं कि इनके बाद जो दूसरी व्यवस्था आती है, जो औपनिवेशिक व्यवस्था है, और जब अंग्रेज विजेता आते हैं तो भारतीय समाज को गहरे प्रभावित करते हैं और परिवर्तित भी करते हैं। पहले जो मुस्लिम संस्कृति आई, मुगल शासक आए, उन्होंने भारतीय समाज के साथ यहीं बस गए, और जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था चली आ रही थी उसमें कुछ तब्दीलियां करते हुए उस समाज को, उस संस्कृति को बनाए रखा, उन नियमों को, कायदों को बनाए रखा। मगर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने व्यापक स्तर पर इन जमीनी संबंधों पर को प्रभावित किया और परिवर्तित किया। यानी पहले के विजेता जो आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक गठन था या संबंध थे, उन संबंधों को परंपरागत भारतीय व्यवस्था के अनुकूल रहने दिया, उसको बहुत बदला नहीं। मगर अंग्रेज पहले ऐसे बर्बर विजेता थे जिन्होंने पहले के समाज को या उनकी व्यवस्थाओं को या कृषि व्यवस्था को परिवर्तित किया और अपने हित में उपयोग करने के लिए, अपने औद्योगिक विकास के लिए, अपने देश में, यूरोप में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए उपनिवेशों का उपयोग करना शुरू किया। और हमारे यहाँ मध्यकाल में जो प्राचीन उद्योग, धंधे, कुटीर उद्योग विकसित हुए थे, कृषि के साथ साथ उनको नष्ट करना शुरू कर दिया। और इसके बाद पहले के समाज में जो भी उच्चतर मूल्य थे, जो हमने बहुत दिनों में अर्जित किए थे, परंपरा से अर्जित किए थे, उनको भी समाप्त करना शुरू किया। इसलिए अंग्रेज अपने देश में, चूंकि यूरोप से जब आए थे वो, तो वहाँ पर सामंती व्यवस्था को खत्म करके एक पूंजीवादी व्यवस्था को अंगीकार करके आए थे। और जब यहाँ आए तो एक भौतिकवादी व्यवस्था लेकर के आए और सामाजिक, आर्थिक और नैतिक मानदंड भी अपने साथ में लाए। वो अपनी नैतिकता लाए, अपनी आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाएं लाएं। और पूंजीवादी व्यवस्था आप सभी जानते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था से ज़्यादा घातक और ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इसीलिए वह उन्नत तकनीक
और उत्पादन की एक नई प्रक्रिया को, नए मॉडल को लेकर के हमारे देश में आते हैं। इसी के साथ कृषि में वो बड़ा परिवर्तन करते हैं। इसलिए प्राग ब्रिटिश भारत जो है, अंग्रेजों के पहले का जो भारत है, उसकी अर्थव्यवस्था के दो जो स्तंभ थे, पहला था खेती किसानी यानी कृषि, और दूसरा था हस्तकला कुटीर उद्योग। भारतीय व्यवस्था एक ग्रामीण व्यवस्था थी, आत्मनिर्भर गणतंत्र की व्यवस्था थी, और आर्थिक दृष्टि से कृषि और कुटीर उद्योग दोनों अर्थव्यवस्था के आधार हुआ करते थे। और आप देखते हैं कि अधिकतर आवश्यकताएं, हम पढ़ते भी हैं कि गांव से पूरी होती थी, और वस्तु विनिमय एक सर्वाधिक विनिमय का माध्यम था हमारे यहाँ, जिसमें कृषक था, अन्य कारीगर से उनका बराबर का रिश्ता था, निर्माण, पूर्ति और विनिमय का था, और खाद्य व्यवस्था या खाद्य सामग्री के माध्यम से, अनाजों के माध्यम से बहुत सारी आवश्यकताएं हम पूरी करते थे। श्रम का जो विभाजन था वो इतना स्पष्ट नहीं था अंग्रेजों के पहले की व्यवस्था में। किसान खेती भी कर रहा था और किसान के परिवार के लोग सूत भी काटते थे या अन्य कुटीर उद्योगों में भी वो साझा करते थे, इन्वॉल्व रहते थे। शहरों का उत्पादन शहरों में था, वो राजघरानों, सामंतों, विदेशी मांग और रुचि पर निर्भर करता था, जो उनकी पूर्ति वो करता रहता। यानी गांव का जो अतिरिक्त धन था वो कर के रूप में जमींदार या सामंत या राजा के पास पहुंच जाता था, और इस बीच में साहूकार और व्यापारी की भी एक भूमिका होती थी। मगर कोई उस दौर में सुदृढ़ मध्य वर्ग नहीं था, मिडिल क्लास नहीं था, और वो मध्य वर्ग आता है अंग्रेजों के समय, और अंग्रेज एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आते हैं, नई कर व्यवस्था लेके आते हैं, और वो परंपरागत जो व्यवस्थाएं थी उसको खत्म करते हैं। इसलिए भारतीय जनता का गठन आर्थिक हितों के आधार पर ना होकर जाति और काम के आधार पर अधिक हमें दिखाई देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारी संस्कृति है वो खेती किसानी की संस्कृति है, और खेती किसानी इस देश का प्राण है, संस्कृति है, उस सरोकार है। यानी खेती किसानी की उपेक्षा, किसानों और किसानों को हेय दर्शाने की जो संस्कृति है वो अंग्रेजों की नीतियों के साथ ही आती है। हम याद करें कि हमारे आज़ादी के आंदोलन के दौरान गांधी ने सर्वप्रथम कौन से दो आंदोलन शुरू किए, और गांधी से जब कहा गया, जब गोखले ने कहा कि अगर भारत को जानना है तो आपको भारत की यात्रा करनी होगी, और गांधी सर्वप्रथम खेड़ा और आप देखते हैं बारदौली इन आंदोलनों से जुड़ते हैं, और बाद में वो चंपारण के नील सत्याग्रह के लिए चले जाते हैं, और सबसे पहला जो प्रयोग करते हैं वो सत्याग्रह का, अहिंसा का, वो प्रयोग सबसे पहले किसानों के साथ मिलकर करते हैं। यानी गांधी स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ये जान गए थे कि किस तरह से किसान का शोषण हो रहा है, और औद्योगिक विकास के लिए किस तरह से अंग्रेज हमारे यहाँ जबरदस्ती नील, कपास और इस तरह की चीज़ों को या चाय ये पैदा करवा रहे हैं। और तीन कठिया जो व्यवस्था थी कि ज़मीन के खास हिस्से में आपको नील की खेती जरूर करनी है। आप नील दर्पण को याद करिए। नील दर्पण जब आया, कृति जब आई, जब रचना आई, तो अंग्रेजों ने उसको प्रतिबंधित कर दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अंग्रेजों के दौर में किसानों की बात करते हुए या इस तरह के आंदोलन करते हुए, पुस्तकें लिखते हुए या पर्चे लिखते हुए उनको जब्त किया गया, क्योंकि वो किसानों में किसी न किसी तरह की चेतना पैदा कर रहे थे। और चेतना पैदा होने का सबसे जो बड़ा काम हुआ वो रूस की क्रांति से हुआ। आप सब जानते हैं कि 1917 में चंपारण आंदोलन के ठीक बाद जब आप देखते हैं कि चंपारण आंदोलन किस तरह से सफल हुआ,
और गांधी ने एक साम्राज्यवादी सरकार को नीचे किया और झुकाया और किसानों की मांगें पूरी हुई। और उसके बाद की जो घटना है जिस पे विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा वो रूस की क्रांति थी। और उस रूस की क्रांति को संभव किया था वहाँ के किसानों ने, वहाँ के मजदूरों ने। जब हम देखते हैं कि उस दौर के जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, अगुवाकार थे या हमारे लेखक थे, रचनाकार थे, वो कहीं ना कहीं दुनिया की उस सबसे बड़ी क्रांति और घटना से प्रभावित होते हैं। और ये भरोसा जगता है लोगों में कि हमारे मजदूर और किसान मिल करके किस तरह से एक व्यवस्था को बदल सकते हैं, एक शोषण की व्यवस्था को बदल सकते हैं। इसलिए ये भरोसा जगता है और हम ये कहने को तैयार होते हैं कि जो किसान है वो अन्नदाता है। ये मुहावरा बहुत चलता है। आज भी हम किसान को अन्नदाता कहते हैं। आज भी एक देवी को अन्नपूर्णा का रूप हमने दिया हुआ है। फिर भी आज की व्यवस्था में हम देखते हैं कि खेती और किसानी सबसे उपेक्षित और किसानों को हेय दृष्टि से देखा जाना, यानी आज की जो 90 के बाद की जो विकास नीति है, उस 90 के बाद की जो डेवलपमेंट पॉलिसी है, उसके केंद्र में किसान नहीं है। वो पंचवर्षीय योजना जो आज़ादी के बाद हमने लागू की थी, जो हमने किसानों को बहुत कुछ केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई थी, वो सब चली गई हैं। और 90 के बाद WTO ने और विश्व बैंक ने जिस तरह की योजनाएं हमारी खेती और किसानी यानी विकासशील देशों में लागू की हैं वो भयावह है। उसकी कुछ चर्चा मैं करना चाहूँगा। आप देखते हैं कि किसानी में कुछ चीज़ें बुनियादी चीज़ें होती हैं, जिसमें जल है और ज़मीन है, बीज है, खाद है और कुछ औजार हैं। ये बुनियादी चीज़ें हैं और इन बुनियादी चीज़ों को हमने अपने देशज ज्ञान के माध्यम से अर्जित किया था, सहेजा था और उनको रखा था। मगर आज बीज महाप्रभुओं के एकाधिकार में हैं। परंपरागत बीज हमारे गायब होते जा रहे हैं, उनको खत्म कर दिया गया है। हाइब्रिड बीज ज़्यादा खाद, ज़्यादा पानी मांगता है और जब ज़्यादा खाद, पानी और कीटनाशक मांगता है तो ये सारी चीज़ें आज मल्टीनेशनल कंपनी के हवाले हो गई हैं। वो मल्टीनेशनल्स आपको बीज भी दे रही हैं, आपको खाद भी दे रही हैं, आपको पानी भी दे रही हैं और वो बहुत महंगे दामों में। जिस व्यवस्था को हम उत्तम खेती मध्यम वाहन कहते थे, निषिद्ध चाकरी भीख निदान के रूप में बार बार दोहराते थे हमारे बुजुर्ग, वो उत्तम खेती आज निम्न स्तर पर हो गई है। आज हमारी बातचीत में, आज हमारे व्यवहार में किसान किसी चर्चा में नहीं आता है। किसान किसी भी तरह की पाठचर्या में नहीं शामिल है। कुछ उपन्यास, कुछ कहानियाँ, कुछ कविताएं अगर हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो सिर्फ किसान वहीं आता है। हमारी सामूहिक जवाबदेही, हमारे सामूहिक कार्यभार और हमारी सामूहिक चिंता में वो किसान कहीं भी शामिल नहीं है। इसलिए 90 के बाद जब अंग्रेज थे तो हमारे किसानों से नील, कपास, चाय ये पैदा करवाते थे, ज़बरदस्ती पैदा करवाते थे। और आज 90 के बाद नकदी फसलों को उगाने का दबाव हमारे किसानों पर डाला जा रहा है। और ये जो अमेरिका और यूरोपीय देशों का दबाव है, ये खासकर विकासशील देशों की कृषि सब्सिडी को खत्म करने की बात की जा रही है। WTO लगातार कह रहा है कि किसानों को जो भी छूट मिल रही है, बीज में, खाद में सब्सिडी मिल रही है, उसको खत्म किया जाए और ये पूरी खाद्यान्न की जो व्यवस्था है ये महाप्रभुओं को दूसरे देशों के हाथों में जाए, जिसकी वजह से उन देशों में जो ज़रूरत से ज़्यादा खाद्यान्न उत्पन्न हो रहा है वो हमारे देश में खपाया जा सके और यहाँ नकदी फसलें होने लगें। इसलिए कहा जा रहा है, आप दृश्य देखते हैं मीडिया में कभी कभी, हालांकि मीडिया से किसान अपदस्थ हो चुका है। मीडिया में किसान के लिए कोई भी जगह इस समय नहीं है। इसलिए आप देखते हैं कि आलू, टमाटर और प्याज आज सड़क पे फेंके जा रहे हैं और कभी कभी ये होता है कि दूध भी सड़कों पे होता है।
इसलिए 1995 से 2010 के आंकड़े, जो 2.5 लाख आत्महत्याओं के आंकड़े थे, वो आज 3 लाख के ऊपर ये आंकड़े पहुंच गए हैं और 3 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है। किसी देश में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित देश है और जहां किसान अन्नदाता है, वही अन्नदाता 3 लाख की संख्या में अगर आत्महत्या कर ले तो इससे बड़ा अपराध और इससे बड़ा संकट हमारे लिए हो नहीं सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि कर्जदार बढ़ रहे हैं। जब आपको खाद बीज और ये सारी चीज़ें चाहिए तो बैंक आपके लिए खोले गए और बैंकों से कहा गया कि आप इनको कर्ज दे दीजिए, और वो कर्ज का ये किया गया कि आपको इतने % में मिलेगा। वो बहुत लंबी व्यवस्था है और एक बैंकों का एक अपना मकर जाल है, जिस मकर जाल में किसान फंसता है और उसके बाद उससे कभी उबर नहीं पाता। उबरता तभी है या तो जमीन के एक टुकड़े को वो बेचे और या तो जीवन से मुक्ति पाले, तभी उस व्यवस्था से वो बाहर हो पाता है। इसलिए आंध्र प्रदेश में 81% किसान कर्जदार है, तमिलनाडु में 74% है, पंजाब में 65 है, केरल में 64 है, कर्नाटक में 61 है और यूपी में लगभग 70 लाख किसान कर्ज में इस समय डूबा हुआ है। इसलिए ये जो औपनिवेशिक व्यवस्था का साम्राज्यवादी नौ साम्राज्यवादी व्यवस्था का जो दूसरा चरण है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कृषि क्षेत्र में बर्बादी के लिए आया है, कृषि की उपज को, परंपरागत चीज़ों को खत्म कर रहा है। और कृषि अनुसंधान के नाम पर अमेरिका ने कहा, एक समझौता किया है कि 1000 करोड़ रुपए का ये समझौता है, जिसमें कि 400 करोड़ रुपए भारत को देना है और हमारे कृषि वैज्ञानिक जाकर के अमेरिका से और यूरोप से खेती संबंधी बीज और खाद संबंधी, यानी अपनी नीतियों को, अपनी योजनाओं को कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है। हमारे अनुसंधान केंद्रों को, हमारे कृषि वैज्ञानिकों को एक प्रमोटर के रूप में सामने लाया जा रहा है। इसलिए ये जो किसानी देसी तकनीक पर आधारित थी और पर्यावरण की हितैषी थी, जिसमें आयातित तकनीक नहीं थी, जो कुल रोजगार का 57% लगभग एक समय में ये कृषि रोजगार देती थी, कुल राष्ट्रीय आय का 1/4 हिस्सा इस कृषि का था, वो WTO के दबाव में आकर के लगातार सब्सिडी को खत्म किया जा रहा है। और अगर सब्सिडी की बात करें तो भारत में किसान को, सिर्फ एक किसान को $66 की सब्सिडी मिलती है, और ये $66 की सब्सिडी भारतीय किसान के लिए है, जबकि अमेरिका में प्रति किसान $21,000 की सब्सिडी है, यूरोप में प्रत्येक किसान को $11,000 की सब्सिडी है, जापान में $26,000 की सब्सिडी है और आपके भारतीय किसान को $66 की सब्सिडी, सिर्फ $66 की सब्सिडी दी रही है। ये देखिए कि किसान को किस तरह से फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण कानून हमारा 1889 का है। सार्वजनिक हित के नाम पर आपसे कोई भी जमीन ली जा सकती है। आप नंदीग्राम को मत भूलिए, आप और जगह के आंदोलनों को मत भूलिए, आपके हर महानगर के आसपास की ज़मीनों को जिस तरह से लिया गया किसानों से, उसको ध्यान में लाइए। खाद्य संकट गहरा हो रहा है, धान का जो खेती का रकबा है वो कम हो रहा है, खेती के जरूरी जो अवयव हैं, जो साधन हैं, वो सब संकट में आ रहे हैं। पंजाब में हरित क्रांति के नाम पर हमने सर्वाधिक जमीन को लगभग बंजर कर दिया है। कैंसर की सर्वाधिक संख्या वाला प्रदेश हो गया है, प्रतिशत हो गया है। 20 फुट में जो पानी था वो लगभग 200 फुट पानी पहुंच गया है। इसलिए गाजर घास और यूकेलिप्टस जैसे ये जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ आ चुकी हैं। झील, तालाब, रहट हम खत्म कर चुके हैं। बैल हमारे यहाँ से
बेदखल हो चुके हैं, नई मशीनी आ गई हैं, रोजगार जो मजदूरों का था, किसानों का था, वो छिन चुका है। मशीनों ने 24 घंटे में हजार हजार बीघे खेती को जोतना, बोना और काटना शुरू कर दिया है। खादों में हमने इस बीच में लगभग 83% की बढ़ोतरी दामों में कर दी है। ये कुछ बातें हैं जो हमारे किसानों को लेकर के हैं, इसलिए ये बड़ी चिंताएं हैं। और ये बड़ी चिंताएं हम देखते हैं कि लगातार हमारे किसानों को लील रही हैं। इस बड़ी चिंता को साहित्य में कैसे आना चाहिए? साहित्य में मध्य वर्ग का कब्जा है, लेखक भी मध्य वर्ग से हैं और उनके जो भावबोध, उनकी जो संवेदना, उनकी जो अभिव्यक्ति है वो भी मध्य वर्ग पर केंद्रित है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आज भी किसानों को लेकर के महत्वपूर्ण कहानियाँ, उपन्यास और कविताएं लिख रहे हैं। ये साहित्य का संकट है। ये साहित्य का संकट इसलिए है कि साहित्य के केंद्र में किसान क्यों नहीं है? जब वो अन्नदाता है, जब वो हमारी पूरी व्यवस्था के लिए है। अब 90 के बाद हमने पूरी व्यवस्था को गड़बड़ कर दिया है, हम सभी जानते हैं। और मैं एक दो जगह जाता इसलिए हूँ कि किसान का बेटा हूँ, इसलिए मुझे खेती किसानी से मोहब्बत है, इसलिए कुछ लोगों के पास मैं जाता हूँ। मैं नाम लेना चाहूँ तो मैं बांदा के पास एक बड़ोखर जगह है, वहाँ प्रेम सिंह जी हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ कर गए हैं और आज राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति हैं, जो आवर्तनशील खेती को समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि खेती घाटे का सौदा नहीं है। अगर हमारे पास पशुधन है, अगर हमारे पास बाग बगीचे हैं और अगर हमारे अन्न को उपजाने की अपनी देसी तकनीक का उपयोग करें तो आज भी किसान बहुत खुशहाल हो सकता है। और जब वहाँ जाते हैं तब लगता है कि अगर भारत का किसान इस तरह का किसान हो, जो अपने गर्व से, अपने गौरव से और अपनी कृषि संस्कृति पर गर्व करते हुए आपको बता सकता है कि देखिए, मैं गेहूं का एक भी बीज व्यापारियों और साहूकारों के यहाँ, आढ़तियों के यहाँ नहीं बेचता हूं। देखिए, मैं अपना एक भी अन्न का दाना बाजार को सीधे नहीं देता हूं। उनके पास अपनी तकनीकें हैं और उनकी बातचीत कभी संभव होगा तो हम करेंगे। इसलिए आप देखिए कि एक और सज्जन है, एक रीवा में, जो लगातार हमारे बीजों को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। और दहिया साहब जो हैं वो बघेली के अच्छे कवि भी हैं, कविताएं लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे किसानों के बीच में साथी हैं जिन्होंने पूरा जीवन एक मध्यवर्गीय सुविधा भोगी जीवन को त्याग कर खेती और किसानी का जीवन अपनाया है। इसलिए मुझे लगा उसका उल्लेख करना जरूरी है। आप देखिए कि इस मध्य वर्ग साहित्य के केंद्र में जब किसान नहीं है तो पहली बार आप देखते हैं कि प्रेमचंद हैं जो किसान को केंद्र में ले आते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब प्रेमचंद आए तो उस समय किसान नहीं आता था साहित्य में। आप याद करिए कि 1926 में देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय का उपन्यास आ चुका था और जिसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की थी जो हमारी ग्रामीण संस्कृति को सामने लाते। पांडे बेचन शर्मा उग्र का, जो प्रेमचंद के ही समकालीन थे, एक और उपन्यास आता है जिसका नाम है अभागा किसान। और उन्होंने पूरी अंग्रेजों की जो कृषक नीति थी, किसानों की प्रतिनीतियां थी, उनको लेकर के लगातार वो उसको अनुभव कर रहे थे और उसको देख रहे थे। और अभागा किसान में किसान परिवार आत्महत्या करता है। वो दारुण दृश्य हैं। कभी इन कृतियों की हम चर्चा नहीं करते, हमारे पाठ्यक्रमों में नहीं शामिल हैं। जिनको रुचि होती है उस रुचि के अनुसार इन कृतियों को वो पढ़ते हैं और जानते हैं। इसके अलावा देखिए कि रेणु के यहाँ हमें किस तरह से ग्रामीण संस्कृति, किसान की संस्कृति मिलती है। रेणु के बारे में कहा जाता है कि रेणु खुद धान के खेत में धान लगाते थे। एक इतना बड़ा साहित्यकार जो मैला आंचल और परती पर कथा जैसे उपन्यास लेके आता है और ग्रामीण अंचल की उस संस्कृति को हमारे सामने रख देता।
वो रेणु लिख रहे थे। नागार्जुन के वरुण के बेटे उपन्यास आप देखिए। राही मासूम रजा हैं, विवेकी राय हैं जो ग्रामीण संस्कृत को, किसान संस्कृत को लेके आते हैं। रामदरस मिश्र हैं, जगदीश चंद्र हैं, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडे जो इलाहाबाद के रहने वाले थे। मार्कंडे की कहानियों को आप देखिए। शेखर जोशी के कहानियों में जो ग्रामीण संस्कृत और जीवन आता है। विद्यासागर नौटियाल हैं, शिवमूर्ति हैं, महेश कटारे हैं, मदन मोहन हैं, कैलाश वनवासी हैं, चरण सिंह पथिक हैं। ये आज बहुत गिने चुने साहित्यकार हमारे हैं जो इस किसान संस्कृत को हमारे सामने ला रहे हैं और किसानों की तकलीफ़ों को हमारे सामने रख रहे हैं और पूरी प्रामाणिकता के साथ रख रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो महानगरीय संस्कृत से दूर गाँव में रहते हैं, किसानों के साथ रहते हैं, किसानों से बोलते बतियाते हैं और उन समस्याओं को, उन चिंताओं को अपनी कहानी और उपन्यास में लाते हैं। इसलिए आप देखिए कि 20वीं सदी में प्रेमचंद एकमात्र ऐसे रचनाकार हैं जो अपने समय के पूरे पावर स्ट्रक्चर को समझते हैं, सत्ता संरचना को समझते हैं और अपने उसको प्रश्नांकित करते हैं और सभी जरूरी प्रश्नों को केंद्र में ले आते हैं। और होरी जैसा नायक, किसान, महतो उपन्यास के केंद्र में आ जाता है और होरी के माध्यम से वो भारतीय समाज को डिकोड करना शुरू करते हैं। और जब डिकोड करते हैं तो उसमें साहूकार भी है, सेठ भी है, अंग्रेज पुलिस भी है, राय साहब भी हैं, मालती और मेहता भी हैं, होरी भी है, माता दीन भी है, श्रिया भी है, धनिया भी है। और सारे वो प्रतिनिधि पात्र हमारे सामने गोदान के माध्यम से आ जाते हैं जो किसान संस्कृत को जीते हैं और किसान के इर्द गिर्द वो पूरी संस्कृत। इसलिए समाज को पूरी समग्रता में ले आना ये एक डिपार्चर था। आप पिछले उपन्यास साहित्य को या कथा साहित्य को देखिए तो प्रेमचंद एक डिपार्चर तय करते हैं और उस डिपार्चर के माध्यम से वो तय करते हैं कि किस तरह से ये भारतीय किसान संस्कृति को विश्व की किसान संस्कृति से जोड़ने का काम प्रेमचंद करते हैं। और प्रेमचंद रूस की क्रांति को देख चुके थे, वो स्वीकार भी करते हैं, उसके प्रभाव को स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रेमचंद बहुत पहले एक कमेंट कर गए थे जो कहते हैं कि इस व्यवस्था में सब सारे कामों की गरज महज पैसा होती है, जिसके पास पैसा है वह देवता स्वरूप है। और आज ये पैसा वास्तव में देवता है, पूंजी देवता के रूप में प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित हो गई है। इसलिए याद रखा जाना चाहिए कि प्रेमचंद का समय उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष का समय है और आज का समय नौ उपनिवेशवाद और नौ साम्राज्यवाद के विरोध का समय है। इसलिए सचेत होकर के हमें प्रेमचंद की उन कृतियों को, उन रचनाओं को, किसानों की संस्कृति को जो अभिव्यक्त किया है उसको देखना चाहिए। इसलिए वो उपनिवेशवादी विरोधी संघर्ष की चेतना को भारत में एक सूत्र में बांधते हैं। ये वो स्वाधीनता आंदोलन था जो गाँव में पहुंच रहा था, प्रेमचंद उसको देख रहे थे और उस ग्रामीण चेतना, उस किसान चेतना को अंतर्राष्ट्रीय चेतना से वो जोड़ देते हैं। और जंगे आज़ादी में प्रेमचंद के रहते वो बाबा रामचंद्र का आप आंदोलन याद करिए, किसान आंदोलन, या सहजानंद सरस्वती का किसान आंदोलन, या राहुल सांकतायन ने जो भी लिखा है किसानों के बीच में जाकर के, उन सारी चीज़ों को आप याद कर सकते हैं संदर्भ के रूप में कि जंगे आज़ादी में किसानों और मजदूरों की गहरी उपस्थिति प्रेमचंद के समय दर्ज होने लगती है और साहित्य में ये दिखाई देने लगते हैं। इसलिए अमृत राय कहते हैं कि उनका जीवन यानी प्रेमचंद का जीवन कलाकार का नहीं किसान का था, जिसके हाथ में कुदाल की जगह कलम थी और कुदाल की जगह कदम लेकर के ये किसान कलम लेकर के जब आते हैं तो जीवन और लेखन में साधारणता को के हिमायती होते हैं और एक उदात्त भारत बोध जो किसान का भारत बोध है उसको लेकर के आ जाते हैं। सारी संकीर्णताओं यानी लेखन के केंद्र में गरीब, वंचित,
किसान, मजदूर, स्त्री, दलित और मुस्लिम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आज जब हम बात करते हैं तो जब याद करते हैं प्रेमचंद को, तो कहने का ये मन होता है कि किस दुनिया के सपने देखे, किस दुनिया तक पहुँचे। ये किस दुनिया में हम आ गए हैं। इसलिए प्रेमचंद सभी मूल्यहीनता, कट्टरता, झूठ, पाखंड, इन सब का निषेध करते हैं और उनके खिलाफ डटकर खड़े होते हैं। प्रेमचंद कुछ सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की स्थापना करते हैं गोदान में। आप देखिए कि किस तरह से वो सांप्रदायिकता से टकराते हैं, जातिवाद से टकराते हैं, धर्मनिरपेक्षता की वकालत करते हैं, वो किस तरह से सहजीवन को स्वीकार करते हैं, किस तरह से अंतर जातीय विवाह की वकालत करते हैं। और ये सब कुछ घटित हो रहा है किसान के आसपास। यानी हमारा किसान कितना अपने मूल्यों में उदात्त हो सकता है, वो ये कहते हैं। और उनका निबंध अगर जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं आज, और जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात होती है, जिस राष्ट्रवाद के सामने सारी चीज़ें, सारी चिंताएं विलोपित हो जाती हैं, वो लिखते हैं क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं। इस निबंध को बार बार पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए जो प्रेमचंद का गोदान में जो किसान है वो बराबरी का सपना देखता है, वो सपना देखता है जो किसान को खुशहाल कर सकता है। इसलिए प्रेमचंद अपनी रचनाओं में बड़े लेखक साबित होते हैं। अब मैं एक छोटी सी टिप्पणी उनकी कोट करना चाहूँगा, और वो टिप्पणी है, देखिए कि 19 दिसंबर 1932 में जागरण में प्रेमचंद क्या लिखते हैं। जो बातें अभी 90 के बाद की मैं बात कर चुका हूँ, बीज की, खाद की, पानी की, औजारों की, उसको प्रेमचंद 1932 में किस तरह से रखते हैं। कोई रचनाकार कालजयी कैसे होता है, कोई रचना कालजयी कैसे बनती है। उनका ये कोटेशन देखिए, वो कहते हैं, हतभागे किसान शीर्षक से लिखते हैं कि अच्छे औजारों, अच्छे बीजों, अच्छी खादों को केवल दिखा देना ही काफ़ी नहीं है। ये प्रदर्शन हो रहे हैं सब जगह। 100 में से 2 किसान इस प्रदर्शन का फायदा उठा सकते हैं, जिनको भोजन का ठिकाना नहीं है, जो नाक तक ऋण के नीचे दबा हुआ है, उससे ये आशा नहीं की जा सकती कि वह नई तरह के बीज, औजार या खाद खरीदेगा। क्या स्थिति ये बदली है? क्या किसान ये खरीद सकता है? इसलिए 2 शब्द इसमें गौर करने वाले हैं इस स्टेटमेंट में, और 2 शब्द वो हैं कि वो नाक तक ऋण के नीचे दबा हुआ किसान और जिसको भोजन का ठिकाना नहीं। और ये 2 बीज शब्द मैं कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि अगर आप प्रेमचंद के कहानियों, उपन्यास या उनकी रचना को समझना चाहते हैं तो 2 बीज शब्द लेकर उनकी रचनाओं में प्रवेश करिए। प्रेमचंद की रचनाएं अपने आप उनका पाठ खुलेगा और आप उसको समझेंगे। वो 2 शब्द हैं भूख और ऋण, भूख और कर्ज। और ये भूख और कर्ज आज भी भारतीय किसान के जीवन में पूरी ठाठ के साथ मौजूद है। ये आज भी नहीं खत्म हो रहा है। तो हम ये कहते हैं कि अगर आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे किसान के पेट में भूख है और उसके सर पर कर्ज है, वो कर्ज साहूकार का हो, बैंक का, इस तरह का हो, उससे मुक्ति अभी उसको नहीं मिली है। इसी तरह से देखिए कि वो प्रेमाश्रम जो उपन्यास है उनका, उसमें प्रेम शंकर नाम का एक पात्र है। वो प्रेम शंकर क्या कहता है? वो कहता है कि ये कैसी व्यवस्था है कि कोई 10 रुपए में गुजारा करे और कोई 10,000 में। व्यवस्था के खिलाफ प्रेमचंद का ये बड़ा कमेंट है, और इस कमेंट को देखना चाहिए कि आज वो कौन लोग हैं जो 10,000 में गुजारा कर रहे हैं, और वो कौन सा किसान है जो 10 रुपए के लिए भी तरस रहा है। इसलिए प्रेमचंद के यहाँ किसान आत्महत्या नहीं करता, मगर पूस की रात कहानी में
हल्कू आत्मा की हत्या जरूर करता है। क्या कारण है कि इतनी परेशानियां और इतनी तकलीफों के बावजूद ये 3 लाख किसान अंग्रेजों की उस व्यवस्था में भी आत्महत्या नहीं कर रहे थे? हमने कौन सी वो परिस्थितियां पैदा की हैं लोकतंत्र में, जब लोक उससे लगभग गायब हो गया है और तंत्र के 2 पार्टों के बीच में हमारा किसान, हमारी जो प्रजा है, हमारे जो साथी हैं, जो लोग हैं, वो पिस रहे हैं। इसलिए 1941 में अप्रैल में हजारीबाग जेल से सहजानंद ने कह दिया था और उन्होंने कहा था कि 70 साल बाद किसानों की जो दुर्गति होगी उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। इसलिए वो लिखते हैं कि एक और मैं बात कहना चाहूँगा प्रेमचंद के हवाले से कि देखिए, वो कहते हैं कि भारत के 80% आदमी खेती करते हैं, कई फीसदी वह हैं जो अपनी जीव, और ये इशारा कर रहे हैं उन कारीगरों के लिए, उन हुनरमंद लोगों के लिए जो किसान से एकजुट थे, एक साथ थे, जो किसानों की साथ साथ जीविका का निर्वाह करते थे, जो अपनी जीविका के लिए किसानों के मोहताज हैं। राष्ट्र के हाथ में जो भी विभूति है वो इन्हीं किसानों और मजदूरों की मेहनत का सदका है। आज हम ये भूल चुके हैं। आज हम लगातार कह रहे हैं कि किसानी घाटे का सौदा है, किसान का बेटा किसान नहीं होना चाहता है। ये ठीक उल्टी स्थिति हो गई है। वो आगे कहते हैं कि हमारे स्कूल और विद्यालय, हमारी पुलिस और फौज, हमारी अदालतें और कचहरियाँ सब उन्हीं की कमाई के बल पर चलती हैं, लेकिन वही जो राष्ट्र के अन्न व वस्त्रदाता हैं भरपेट अन्न को तरसते हैं, जाड़े पाले में ठिठुरते हैं और मक्खियों की तरह मरते हैं। ये हैं प्रेमचंद, जिन्होंने 1935-36 में आज के हिंदुस्तान की तस्वीर को, मक्खियों की तरह मरने को, जाले पाले में ठिठुरने को, भरपेट अन्न को तरसते किसान और मजदूर को देख लिया था। और इसलिए प्रेमचंद आज भी हमें शिद्दत से याद आते हैं और बार बार उनकी हम बात करना चाहते हैं। दूसरे रचनाकार जिनके बातों में, क्योंकि बहुत विस्तार से बातें नहीं हो सकती हैं, कुछ संदर्भ लेकर के मैं अपनी बात कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ी सी बात मुझे अभी रेणु पर करनी है, कुछ कहानियों की बात करनी है और अंत में कविताओं की बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। रेणु देखिए कि प्रेमचंद आज़ादी के पहले यानी जंगे आज़ादी के दौर के किसान और किसानों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेके आते हैं। एक दूसरा रचनाकार रेणु जब हमारे बीच आते हैं, जिनकी हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं, बहुत सारे विवाद खड़े हो रहे हैं, बहुत सारी बातें अच्छी आ रही हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी भी हो रही हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए। हम किसी रचनाकार की जाति खोजें, हम किसी रचनाकार को जाति विशेष से संलग्न करें, हम किसी विचारधारा के का विरोधी सिद्ध करें, ये सब बातें, ये सब मौके इस बात के लिए नहीं हैं, हमें नहीं करने चाहिए। मगर कुछ लोग हैं, वाद विवाद, एक संस्कृति, एक परंपरा हमारे यहाँ है, वो चल ही रही। रेणु आज़ादी के बाद के भारत के ग्रामीण भारत को देकर हमारे सामने आते हैं और प्रेमचंद के बाद सबसे प्रामाणिक किसान संस्कृति की जो उपस्थिति है वो रेणु के कहानी और उपन्यासों में आती है। आप ये देखिए कि वो पूर्णिया जिले के मेरीगंज को लेके आते हैं। ये उतना ही महत्वपूर्ण, मेरीगंज है, पूर्णिया जिला है, ये उतना ही महत्वपूर्ण उपन्यास है जितना उपन्यास, महत्वपूर्ण उपन्यास बालजाक का उपन्यास है पीजेंट, किसान। उस उपन्यास को देखिए और इसके साथ रख करके कभी आप पढ़िए। और इसीलिए नलिन विलोचन शर्मा ने गोदान के बाद का वैसा दूसरा महान उपन्यास उसे कह दिया था। आज भी बहुत लोगों को उस उपन्यास को लेकर के बहस मुबाहिसे हैं और उनके दौर में तो बहुत सारे थे जो बहस मुबाहिसे हो रहे थे। लेकिन किसान जीवन का एक दूसरा चैप्टर, एक दूसरा
अध्याय प्रेमचंद के बाद किसान संस्कृति का के में एक दूसरा डिपार्चर लेके आते हैं। उस भारत को चित्रित करते हैं जो आज़ाद हो चुका है, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी हैं, जो स्वप्न हमने देखे थे बेहतरी के, वो स्वप्न को पूर्ण करने के लिए एक लोकतांत्रिक सरकार आ चुकी है। इसके बाद हम किस तरह से उस पूरी दुनिया जो गांव में रचते हैं रेणु, वहाँ जाति है, वहाँ राजनीति है, वहाँ वर्ग है, वहाँ विचारधारा है, और वहाँ का जो किसान है वो होरी से ज़्यादा सजग किसान है, ज़्यादा चेतस किसान है। रेणु का जो गांव है वो रेणु का गांव प्रेमचंद से ज़्यादा धड़कता हुआ गांव है, ज़्यादा जहाँ जो मैला आंचल है वो जो सौंदर्य लेके आता है वो पूरे भारतीय किसान जीवन का सौंदर्य वहाँ दिखाई देता है, जिसमें फूल भी है, शूल भी है, गुलाब है, कीचड़ है, चंदन है, सुंदरता है, कुरूपता है, सारी चीज़ें, किसान जीवन के सारे रंग वहाँ मौजूद हैं, हम रेणु के यहाँ देखते हैं। इसलिए रेणु के यहाँ किसान ज़्यादा संघर्षशील हमें दिखाई देता है, वो भाग्य के भरोसे नहीं है। होरी और वहाँ आप देखिए कि वहाँ तब्दीलियाँ ज़्यादा हैं, बदलने की चेष्टा ज़्यादा है, इसलिए ये बदलने की जो चेतना है, ये जो धड़कता गांव है, इसलिए प्रेमचंद से अलग एक जीवंत गांव हमें दिखाई देता है। मगर किसान की समस्याएं वहाँ हैं। मैं कह रहा हूँ कि प्रेमचंद के बारे में कहा जाता है कि कलम के सिपाही में लिखा भी है अमृत राय ने कि लमही में घर के बाहर वो बैठते थे और वहाँ से जो सुबह शाम किसान आते जाते थे उनसे बातचीत करते थे, उनसे रूबरू होते थे, उनकी समस्याएं जानते थे। यानी ठीक ठीक खेत में प्रेमचंद की उपस्थिति नहीं थी, मगर रेणु तो खेत में जाते हैं, धान लगाते हैं, किसानों के गीत गाते हैं, किसानों के गीतों में शामिल होते हैं। इसलिए रेणु की संवेदना का जो किसान संवेदना का धरातल है वो प्रेमचंद से आगे का है, और वो अपने समकाल को समझते हुए उन सारी चिंताओं को मैला आंचल में और परती पर कथा में ले आते हैं। इसलिए रेणु के गांव सक्रिय राजनीति से भरे हुए गांव हैं, और परती पर कथा इस मामले में मैला आंचल से भी आगे का उपन्यास है। इसलिए किसान के का जो बहुआयामी जीवन है वो उसमें अभिव्यक्त हुआ है। कहानी उपन्यासों में किसान जीवन के जितने विविध रंग हैं रेणु के यहाँ वो बहुत कम दिखाई देते हैं। अब हम कुछ कहानियों की चर्चा कर लें। कुछ कहानियों में जो हमें याद आती हैं वो प्रेमचंद की पूछ की रात है, सवा सेर गेहूँ है, दो बैलों की कथा है। ये कहानियाँ लगभग सबने पढ़ी हैं और सबने जानी हैं कि इनमें क्या है। मगर इधर जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं, जो कहानियाँ लोग लिख रहे हैं, जैसे एक कहानी का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, कैलाश बनवासी की एक कहानी है बाजार में रामधन। बाजार में रामधन, रामधन एक किसान है, किसान का एक भाई है जो बाहर पढ़ने चला जाता है, और पढ़कर जब पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसे कोई रोजगार नौकरी नहीं मिलती है। वो लौट आता है गांव में और निराश होकर के अपने भाई के साथ खेतीबाड़ी और कुछ और करने की कोशिश करता है, मगर सफल नहीं होता। और अंत में वो भाई कहता है कि मेरा जो है बंटवारा कर दो, अलगोजा कर दो। और बंटवारे में ये होता है कि रामधन चूँकि बड़ा भाई है, वो कहता है ठीक है, मकान खेती जो बंटती है, मगर बैल जो एक जोड़ी हैं जिससे वो खेती होती थी, वो बैल भी एक एक दोनों को मिलने हैं, बटने हैं। तो ये बात आती है कि क्यों ना इन बैलों को बाजार में बेच दिया जाए और उससे जो पैसा मिले वो आधा आधा ले लिया जाए। रामधन बाजार जाता है, पास की हाट बाजार में जाता है, और एक बार जाता है तो उसको ठीक ठाक दाम नहीं मिलते और लौट आते हैं। फिर रामधन जाते हैं, फिर लौट आते हैं। इस बार 2-3 बार जब जाते हैं तो एक बार जो रास्ते में शाम हो गई है, अंधेरा घिर रहा है,
और बैल जो रामधन के हैं वो बैल पूछते हैं कि रामधन, तुम्हें अगर वाजिब दाम मिल जाते तो क्या तुम हमको बेच देते? ये जो हमारी किसान की त्रासदी है, खेती किसानी की जो त्रासदी है, जिन बैलों को हम खेतों से अपदस्थ कर चुके हैं, वो एक बड़ा कमेंट है और बड़ी बात है कि किसान मनुष्य से पूछता है रामधन से कि क्या तुम्हें वाजिब दाम मिल जाते तो हमें बेच देते। इसी तरह से एक कहानी कुकाल में हंटर महेश कटारे जी की है। वो छोटी सी कहानी है, बड़ी दिलचस्प कहानी है कि चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है, कई वर्षों से सूखा पड़ा है, और उस सूखे के बीच में भी कैसे मल्टीनेशनल्स तरह तरह की चीज़ें लेकर के आते हैं और वो अपनी कहानी में ये बात रखते हैं कि भारत क्या है और इंडिया क्या है, और बार बार वो भारत की बात करते हैं और इंडिया जो कारपोरेट के कब्जे में है वो कहानी में बहुत अच्छे से आती है। इसके अलावा कुछ और कहानियां हैं जो इधर लिखी गई हैं और जिनकी बात होनी चाहिए। उनमें कहानियों में जैसे कि शिवमूर्ति की अकाल टंड है, या प्रेम कुमार मणि जी की कहानी जुगाड़ है, या अवधेश प्रीत की केचुल है, सत्यनारायण पटेल की लाल छींट वाली लुगड़ी का सपना है, चंदन पांडे की नया। तो बहुत सारी कहानी है मगर मात्रा में बहुत ज़्यादा नहीं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे रचनाकार या साहित्यकार किसान में केंद्र में रखकर इतनी शिद्दत के साथ और बेचैनी के साथ लिख रहे हैं कि उससे कोई किसानों के जीवन में तब्दीली आ जाए या कोई आंदोलन खड़ा हो जाए, ऐसा हमारे रचनाकार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस कहानियों को देखा जाना चाहिए। जो कहानियाँ हमारे सामने आ रही हैं उसमें हरिचंद्र प्रकाश की चींटियों की आवाज़ है, चरण सिंह पथिक की ठंडी गदूली, पूछ की रात को याद करिए, ठंडी गदूली एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। इसके अलावा कैलाश बनवेसर की एक और कहानी प्रकोप आई है, विमल चंद पांडे की हाईवे पर कुत्ते, पुन्नी सिंह की मुक्ति, मार्कंडेय की दौने की पत्तियां। ये कहानी जब किसानों पर आप बात करते हैं तो ये हमें याद आती हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से ये कहानियों में किसान जीवन अभिव्यक्त हो रहा है। और अंत में अपनी बातचीत के अंतिम हिस्से में मैं कुछ कविताओं की बात करूँगा। कविताओं की बात करते हुए मैं केदारनाथ अग्रवाल की बात करूँगा। आप जानते हैं कि किसान जीवन को सबसे अच्छी अभिव्यक्ति कवियों में अगर कहीं मिलती है तो उनमें से एक कवि केदारनाथ अग्रवाल भी हैं। वैसे हमें गांव के किसानी के विविध रंगी चित्र त्रिलोचन के यहाँ मिलते हैं, नागार्जुन के यहाँ मिलते हैं। ये प्रगतिशील काव्यधारा की जो त्रयी है, इनके यहाँ गांव अपनी पूरी ठसक के साथ उपस्थित है, गांव की संस्कृति है और किसान वहाँ उपस्थित है। मगर आप देखिए कि किस तरह से केदारनाथ अग्रवाल अपनी कविताओं में, एक कविता उनकी है जिसमें नागार्जुन के बांदा आने पर वो कविता एक लिखते हैं और उस कविता में किसान आ जाता है। वो बताना चाहते हैं बांदा के बारे में कि नागार्जुन से, मगर वो कहते हैं, बात करते हैं किसान की। वो पंक्तियां हैं, यह बांदा है, यह बांदा है सूदखोर आढ़त वालों की इस नगरी में, जहां मार काबर कछार पड़ुआ की फसलें कृषकों के पौरुष से उपजा कण कण सोना, लड़ियों में, गाड़ियों में, बैलगाड़ी में, लड़ियों में लद लद कर आकर, बीच हाट में बिककर कोठों गोदामों में, गहरी खोहों में खो जाता है जा जाकर। और यहाँ पर राम पदारथ राम निहोरे, बेनी पंडित वासुदेव बलदेव विधाता, चंदन चतुरी और चतुर्भुज, गांवों से आकर गहने गिरवी रखते,
बड़े ब्याज के मुंह में बरबस बेबस घुसते, फिर भी घर का खर्च नहीं पूरा कर सकते। मोटा खाते, फटा पहनते, लस्टम पस्टम जैसे तैसे मरते खपते। ये केदार जी कह रहे हैं जो बात 20वीं शताब्दी के अंतिम चरणों में, वो प्रेमचंद 1932 में यही बात अपने लेखों में हथभागे किसान में कह रहे थे। हम किस विकास की बात करते हैं, हम विकास के किस मॉडल की बात करते हैं, अगर ये हमारे किसान आज भी लस्टम पस्टम जी रहे हैं। इसलिए केदार की कविताएं किसान, शोषितों, सर्वहाराओं और इनको ललकारती हैं और संघर्ष के लिए प्रेरित करती हैं। और वो कहते हैं कि वह नहीं 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 करता कोई काम जो उसे करना चाहिए आदमी बने रहने के लिए। ये हमारे मध्य वर्ग पर कमेंट भी है। इसलिए किसान के श्रम कौशल को आज भी भारतीय समाज का सूत्रधार होना चाहिए, वो नहीं है। इसलिए केदार का जो किसानपन है वो कवि का अद्भुत कौशल है। उनके खेत में चना, अलसी, सरसों, गेहूं, धान का जो सौंदर्य है वो विरल है, वो कहीं नहीं मिलेगा। अगर उनकी 2 कविताएं रह जाएं, चंद गहना से लौटती बेर और बसंती हवा, तो बहुत हैं। इसलिए सूर याद आते हैं जब हम इनको याद करते हैं, केदारनाथ अग्रवाल को। सूरदास बहुत पहले कह गए हैं, राजनीति की रीत सुनो हो चरत वारी चर खेत। बादल ही जहां खेत को चर रहे हैं, हम विकास की इस दौड़ में उस स्थिति में पहुंच चुके हैं। और केदार कहते हैं, मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहती है, जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुपके चुपके। सारस के वो दृश्य देखिए आप जो होते हैं। इसी के साथ वो कहते हैं कि जो चना है, जो कद काठी में बहुत छोटा होता है, वो क्या है, शीश पर बांधे मुरैठा, हरा ठिगना चना सजकर खड़ा है, देह की पतली लचीली कमर वाली अलसी वही है। सौंदर्य का ऐसा विन्यास मैं नहीं समझता हूँ। केदार सीधे किसान जीवन में, खेत में, खलिहान में लेकर के आपको प्रवेश कर जाते हैं, चले जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं नगरों से दूर जाना चाहते हैं। नगरों से दूर जाकर के वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि व्यापारिक समय और नगरी में, व्यापारिक समय और नगरी में, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। वो भूमि ज़्यादा उपजाऊ है, वहाँ ज़्यादा अच्छा काम है, वहाँ ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। अगर हम वहाँ चलें तो ज़्यादा। इसलिए वो कहते हैं कि ये धरती और किसान का रिश्ता जब जोड़ते हैं तो केदार की कविता में धरती राधा बनकर नाचती है और उसके साथ कृष्ण की तरह मुख्य किसान भी साथ साथ नाचता है। इसलिए ये जो बांधे मुरैठा जो चना खड़ा हुआ है, इसलिए उनकी जो कविता है उस बासंती हवा में देखिए आप, हंसा जोर से मैं हंसी सारी दिशाएं, हंसे लहराते हंसे खेत सारे, हंसी चमचमाती भूरी धूप प्यारी, बसंती हवा में हंसी सृष्ट सारी। केदार की कविता में किसान ही नहीं हंसता, पूरी सृष्टि हंसती है। और जब किसान के साथ पूरी सृष्टि हंसेगी, जब खुशहाल होगी, तो मैं समझता हूँ कि तभी हमारा किसान भी। इसलिए केदार जी का एक सेंटेंस है कि अब हिंदी की कविता न रस की प्यासी है, न अलंकार की इच्छुक है, और न संगीत की तुकांत पदावली की भूखी है। भगवान अब उसके लिए व्यर्थ हैं। आज जिसके की राजा शासक हैं, पूंजीपत शोषक हैं, अब वह चाहती है किसान की वाणी और जन जन की वाणी।
अगर इस किसान की वाणी को हम ले आते हैं केंद्र में, साहित्य के केंद्र में, तो निश्चित तौर पर वो खेती किसानी चने की बात करते हुए एक बबूल के पेड़ की बात भी करते हैं। ये बुंदेलखंड में बहुत पाया जाता है, जगह जगह बहुत बबूल है। वो कहते हैं कि बबूल आप ही पला, हवा से वह ना डर सका, कठोर जिंदगी चला, न जल सका न मर सका। ये जिजीविषा है, और इसी तरह की किसान की जिजीविषा को हमारे सामने वो लाते हैं और कहते हैं कि कविता पर भरोसा जताते हैं, अपनी किसान की कविता पर, किसान केंद्रित कविता पर, कि दुख ने मुझको जब जब तोड़ा, मैंने अपने टूटेपन को कविता की ममता से जोड़ा, जहाँ गिरा मैं कविताओं ने मुझे उठाया, हम दोनों ने वहाँ प्रात का सूर्य उगाया। तो आप देखिए कि वो कहते हैं कि आग लगे इस राम राज में, रोटी रूठी कौर छिना है, थाली सूनी अन्न बिना है, पेट घसा है राम राज में। इसलिए वो कहते हैं काटो 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 कर भी, साहित्य और कुसाहित्य क्या है, जीवन से बड़ा साहित्य क्या है, जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। और इस किसान के जीवन को बचाते हुए वो देखते हैं और याद करते हैं कि मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। तो इसलिए वो किसानों पर, किसान जीवन पर मुग्ध होते हैं, मोहित होते हैं, और एक ऐसी सृष्टि, कविता की ऐसी दुनिया रचते हैं जो दुनिया बार बार हमें प्रेरित करती है, बार बार हमें वहाँ जाने के लिए आगे बढ़ाती है। कविताओं में और सारी कविताओं का जिक्र हो सकता है, मैं समय अब लगभग हो रहा है। राजेश जोशी ने कुछ कविताएं किसानों को लेकर के लिखी हैं, और उनकी एक कविता जो इधर इस आत्महत्या को अब कहाँ जोड़ूं कविता है, उसकी कुछ ही पंक्तियां मैं आपसे कहूँगा। वो कहते हैं कि देश के बारे में लिखे गए हजारों निबंधों में लिखा गया, देश के बारे में लिखे गए हजारों निबंधों में लिखा गया, पहला अमर वाक्य एक बार फिर लिखता हूँ, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये कब तक कहते रहेंगे हम, कब तक कहेंगे, कब तक अन्नदाता कह करके और किसान के जीवन को समाप्त करते रहेंगे। विष्णु खरे ने भी लिखे हैं उनसे पहले, और विष्णु खरे का तेवर आप समझते हैं कविता में किस तरह का तेवर है। उसी तेवर से वो कहते हैं, किसानों मजदूरों की आत्महत्या की खबरों से मुझे भी हैरानी होती है कि जब उन्हें खुदकुशी ही करनी है तो वे राजस्व अधिकारियों और बहुत सारे पदाधिकारियों के और नाम लेते हैं, नेताओं के, तो वे राजस्व अधिकारियों कम से कम एक असली गुनहगार को मारकर क्यों नहीं मरते। वो किसान से आह्वान करते हैं कि जीवन समाप्त करना है तो इस तरह से करिए। अष्टभुजा शुक्ल जो जानते हैं आप कि गहरी ग्रामीण संवेदना के कवि हैं, अपने कहन में, अपनी भाषा में अलग तरह की बात लेकर के आते हैं। अष्टभुजा शुक्ल का हाथा नाम की एक कविता है जिसमें वो कहते हैं कि हमारे दुख कुछ दूसरे किस्म के हैं, हाथ हाथ भर के खेतों में हाथा मारना है, चमगादड़ की तरह टूटे छाते से धूप रोकना है, नमक का टुकड़ा चाट कर पानी पीना है, और सभ्य बनने से बचना है, और सभ्य बनने से बचना है। ये अष्टभुजा शुक्ल की कविता है। तो दोस्तों, कुछ कहानियों, कुछ उपन्यासों, कुछ कविताओं के माध्यम से अपनी बातचीत को मैंने आपके सामने रखा। ये कुछ संदर्भ हो सकते हैं साहित्य में किसान जीवन, उनकी समस्याओं, उनकी चिंताओं को समझने के लिए। कुछ सूत्र हो सकते हैं, पूरी बात नहीं हो सकती। इसलिए जब ये विषय साहित्य में किसान रखा गया तो मुझे लगा कि अगर वो कथा में किसान, कविता में किसान
या हमारी जो आज की व्यवस्था है उस व्यवस्था के बीच में किसान ये बात होती तो मेरे ख्याल से उसको और अच्छे तरीके से किया जा सकता था। आप सब लोग जुड़े, आपने सुना, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। खास तौर पर जनशब्द का, राजकिशोर राजन जी का, उनके साथियों का, जिस इस कोरोना काल में इस तरह के आयोजन करके हमको आपस में बातचीत करने का मौका दे रहे हैं। मैं आप सबका दिल से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।